स्टूडेंट्स, हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, नमस्ते एवरीवन। सो कैसे मेरे शाइनिंग स्टार्स? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक to my channel, The Shining Stars. Okay, as you know, I have completed this first half of this unit, that is demography. We are done with demographic transition theory as well as the population growth of India in the 4 phases. Okay, now we are left only with census, its features and functions. And from the examination point of view, uh, as an examiner, if I have to put one question from this unit, then I will definitely go with the recent updates, definitely. Okay, so you must need to just go for all the recent updates regarding this census. Have have the learning of all the recent updates, whatever is there in the you can see in the social media, you can search Google. So just be updated about what this census is all about. Okay, I am there to help you out of this as well. But still, if I am left with any of the information which I am delivering, you can search Google also. Okay, so what is important, I will deliver it. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेंसस अगेन। मैं आपको क्या करूँगी, एक शॉर्ट ब्रीफ पे बताऊँगी, क्योंकि हम सेंसस के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 1 में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में सेंसस को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, बट डोंट वरी, यहाँ पे भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये डिटेल चैप्टर है, तो इसमें अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, है ना। Okay, not to worry. So let's get started with what this census is all about, what are its main features and what are the main functions, and then we will wind up in in this lecture itself. Okay. Now what is census? जब मैं census की बात करती हूँ ना, देखो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं हो, वैसे भी एक क्रैश कोर्स ही था, तो क्रैश कोर्स में मुझे आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर ऑल्सो, कि ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी दिया, आधा अधूरा दिया, नहीं, वैसा नहीं है। कॉन्सेप्ट सारा जाएगा, सिर्फ ऐसा होगा कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो आई विल बी डिलीवरिंग ऑल माई लेक्चर सीरीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, बट it is delivered to you in a short span of time, so that you can get all the content from my videos as well, and you can learn easily. Okay, so stay connected with me and stay tuned also. So what this census is all about is, जब भी हमें क्या करना है, कंप्लीट एन्यूमरेशन करनी है ना। जैसे सपोज करो आपको कोई टेस्ट दिया गया है, ठीक है, आपको काउंटिंग करनी है, और अगर आपके आप रूम बोल सकते हो, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज करो कोई गेस्ट आया है, कुछ भी है, कोई भी है, तो आपको जब काउंटिंग करनी है हर एक इंडिविजुअल की, चाहे वो किसी भी आपके घर के किसी भी कोने में बैठा है ना, लेकिन आपको उसकी काउंटिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो जब आप हर एक मेंबर ऑफ द हाउस की काउंटिंग करते हो, चाहे वो गेस्ट है, चाहे वो आपका अपना खुद का फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका कोई नेबर है, कोई डियर एंड वन है, कोई आपका फ्रेंड है, जब आप हर एक मेंबर को काउंट करते हो ना और उसका इन्यूमरेशन करते हो, दिस इज व्हाट इज सेंसस। लाइकवाइज यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे हम डेटा हर एक यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन से लेते हैं। अब पॉपुलेशन से ना स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम पॉपुलेशन से मतलब हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी का पॉपुलेशन। नो, पॉपुलेशन से या यूनिवर्स से मेरा मतलब है कि जिस भी हम स्टडी की बात कर रहे हैं ना, उस स्टडी में जितनी भी पॉपुलेशन वो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे देखना है कि बीएड स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, बीएड स्टूडेंट्स ऑफ लेटस से जम्मू यूनिवर्सिटी, तो अब जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स होंगे जम्मू यूनिवर्सिटी, अगर सपोज करो उसमें मुझे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की इन्यूमरेशन करनी है, तो अब जितने भी बीएड स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है जम्मू यूनिवर्सिटी की, दैट विल बिकम माई पॉपुलेशन, दैट विल बी माई यूनिवर्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाकी कॉलेजेस या बाकी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, या जो भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मुझे उनके स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे बीएड स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन बन जाएगी, और उनमें से जिन भी स्टूडेंट्स का मुझे लेना है, जो भी टेस्ट कंडक्ट करना है,
ठीक है, तो वो अलग सी बात होगी। लेकिन अगर मैं सारे बीएड के स्टूडेंट्स की कंप्लीट एन्यूमरेशन कर रही हूँ कि मुझे टेस्ट कंडक्ट करना है, ठीक है, मुझे देखना है कि क्या परफॉर्मेंस है, और अगर वो परफॉर्मेंस मैं हर एक स्टूडेंट की चेक कर रही हूँ जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो दैट मीन्स दिस इज माई सेंसस स्टडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंसस। सो इट इज़ अ कंप्लीट एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब हो गया कहाँ लिखा, मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं? नो, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है, बट इन्यूमरेशन से मेरा मतलब है एग्जामिनेशन करना, ठीक है। जैसे मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, इन्यूमरेशन करना, तो आप मे बी कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि इन्यूमरेशन बोल रहे हैं बट होता क्या है। सो इट इज़ एग्जामिनेशन, कि जब मैं पूरा एग्जामिन कर रही हूँ सभी यूनिट्स को ऑफ द पॉपुलेशन को, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया। सो इट इज़ नोन एट कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कह सकते हो, 100% इन्यूमरेशन भी कह सकते हो। मीन्स 100% आपको हर एक इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते इफ़ यू आर यूजिंग दिस वेरी मैथड। क्लियर? एंड सेंसस ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट, एंड दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस लेक्चर्स. Still I will give you the difference. What is the main difference between a census and a sample is, census में हम complete enumeration करते हैं, that I have already told you, है ना। अगर घर में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके आपको अगर मैंने बोला कि इस टाइम पे आपके जितने भी मेंबर्स आपके घर में रह रहे हैं, मुझे उनका कंप्लीट इन्यूमरेशन करना है, दैट मीन्स अब वो मेंबर्स मैटर नहीं करता है कि वो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपके जो भी आपके कोई भी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपको सबको एग्जामिन करना है, ठीक है। बट अगर आपको मैंने बोला है कि अब उनमें से आपको सिर्फ रिलेटिव्स का ही एग्जामिनेशन करना है, दैट मीन्स अब आपने पूरे मेंबर्स में से, आपके घर में कोई गैदरिंग है और आप सारे इकट्ठे हुए हो, अब उनमें से आपको सिर्फ रिलेटिव्स का डेटा उठाना है, तो अब सिर्फ रिलेटिव्स की जो स्टडी करनी है आउट ऑफ द होल। अब ये जो होल जो डेटा है ये मेरा हो गया सेंसस, और उनमें से जो मैं सिर्फ रिलेटिव्स को कैच कर रही हूँ, उन्हीं की एग्जामिनेशन कर रही हूँ, दैट विल बी माई सैम्पल। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द सेंसस एंड द सैम्पल। तो सैम्पल जो है ना वो सेंसस से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन करना मीन्स सेंसस। अब 100 में से मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, मैं 100 स्टूडेंट्स का चेक कर रही हूँ कि भाई इंटेलिजेंट कितने हैं, एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं, तो दिस इज व्हाट इज सेंसस ऑल अबाउट। बट इफ आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई the intelligency of the students from the 10 students of the class only. I am taking only 10 students. मुझे सिर्फ 10 students लेने हैं, and from those 10 students and with the help of these 10 students only I am examining the whole intelligency of the whole class. With the help of these 10 students, let us suppose these are my 10 students, so only on the behalf of the performance of these 10 students I am कंक्लूडिंग फॉर द होल क्लास। अगर ये 10 स्टूडेंट्स जो मैंने लिए हैं ये सपोज करो बिलो एवरेज, तो आई एम विद द कंक्लूजन दैट द होल क्लास इज बिलो एवरेज, हैज़ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। द होल क्लास इज फुल ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट। इफ दीज स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज स्टूडेंट्स, आई विल कम अप विद द कंक्लूजन दैट द होल क्लास इज फुल ऑफ above average students, ठीक है। if these 10 students are intelligent, I will come up with a conclusion that the whole class is full of intelligent people. So like this way this works out. Okay, so this is the main difference between your census and the sample. Clear? Okay, now अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंसस है इंडिया में ये कब आया, ठीक है, और इंडिया में हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अब हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में सेंसस कब आया था? 1872 में, ठीक है। 1872 में सेंसस आया था, यहाँ तक नहीं। और अब इसको सेंसस को लाया कौन था? लॉर्ड मायो, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो सेंसस इंडिया में लाया था लॉर्ड मायो ने 1872 में, बट ये जो सेंसस था ना ये सिंक्रोनस नहीं था, एक सिंक्रोनिसिटी से ये मूव नहीं कर रहा था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंक्रोनस जो सेंसस है वो कौन लाया? वो लाए थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। और कब लाए थे? इन 1881।
सिंक्रोनस मीन्स एक सीक्वेंस में फॉलो किया जाने वाला, ठीक है। तो जो लॉर्ड मायो लाए थे वो सिंक्रोनस नहीं था। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, तो इट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1872 बाय लॉर्ड मेयो, ठीक है। बट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब आया था, तो दैट वाज इन द ईयर 1881 बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो अगर नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ तो लॉर्ड मायो, बट अगर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस की बात की गई होगी तो इट इज इन द ईयर 1881 बाय लॉर्ड रिपन। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। जो फर्स्ट सेंसस हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज इन द ईयर 1951, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन आए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ, सो इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1951। समझ आ रहा है आपको? कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अगर आपको पूछा गया हो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस, तो दैट वाज इन द ईयर 1872। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1881, ठीक है। नॉन सिंक्रोनस किसने लाया था? लॉर्ड मायो ने। सिंक्रोनस किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कब आया? 1951 में। क्लियर? ओके, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब इसको लाता कौन है, ठीक है। ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है और कितने सालों में होता है, ठीक है। तो इट इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। इंडिया में आपको पता है, हम इंडिया की ही बात करेंगे, तो हर 10 साल के बाद ये जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है इन इंडिया, ठीक है। और जो लास्ट सेंसस था वो आप सबको पता होगा, वो 2011 में हुआ था। 2021 में भी होना था, बट आपको पता है ड्यू टू दिस कोरोना पैंडमिक इट वाज नॉट एबल टू बी कंडक्टेड, ठीक है। एंड दिस इज कंडक्टेड इन 2 phases। फर्स्ट हाफ जो होता है वो अप्रैल मार्च में ही हो जाता है, और जो सेकंड होता है वो सितंबर टू नवंबर, मतलब सितंबर टू अक्टूबर नवंबर के बीच में कंडक्ट किया जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडमिक जो हमारा लास्ट सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू दीज रीजंस, ओके। और अगर आपको क्वेश्चन आए कि ये जो सेंसस था, ठीक है, आपको पता है हर 10 सालों के बाद होता है, और 2011 में जो था वो हमारा लास्ट सेंसस था, और ये जो 2011 सेंसस है ये 15 सेंसस था अनब्रोकन सीरीज में। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये 15 सेंसस था, लेकिन अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस चेक करें तो इट वॉज अ 7 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओके। अब ये कंडक्ट करता कौन है? इट इज़ कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्टर। और ये मैंने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में ना, आपके मुझे लगता है माइंड में घुस गया होगा। मैंने वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल दे दे के ये कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में बिठा ही दिया होगा। इतनी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स की, ओके। सो दिस सेंसस ऑफ डेटा इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कौन कंडक्ट करता है इसको? रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस। सेंसस कमिश्नर मीन्स एक ही ऑफिस है ये, और किसके अंडर रह के ये काम करते हैं? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, सॉरी होम अफेयर्स, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सॉरी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कि इस सेंसस के दौरान, ठीक है, इस सेंसस मीन्स जो ये जो 2000 क्या, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस होंगे इट विल बी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। हो सकता है करंट क्वेश्चन भी आपको है, तभी मैं बोल रही हूँ आपको जो करंट क्वेश्चंस है वो आपको गूगल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस एंड दैट इज अ रिसेंट वन, ठीक है। तो हमें जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ओनली, clear. So I am delivering my lecture and my lecture is totally strict to the 2011 census only, and I am delivering everything which I think is important according to your examination point of view, so that I have already mentioned in this lecture, clear. So some recent updates also I will give wherever I think it is important to deliver. So Mr. C. Chandramouli is the Commissioner and Registrar General of Indian 2011 Census. अगर हम 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं तो ये जो सी चंद्रमौली जी थे ये हमारे जो थे उस टाइम के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर आप कह सकते हो, उस टाइम पे ये थे। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में है मिस्टर विवेक जोशी, ओके। प्रेजेंट टाइम में कौन है? Mr. Vivek Joshi. This you can mark in your notepads.
अगर आपको 2011 के सेंसस की बात पूछी जाएगी कि उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल कौन था, तो वो थे मिस्टर सी चंद्रमौली जी। बट अगर आपको प्रेजेंट पूछा जाएगा कि प्रेजेंट जो है सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो दैट इज मिस्टर विवेक जोशी। ओके ओके, नाउ मूविंग अहेड विथ सम data, and this you have to remember on your own. I can just recitate it, speak it, share it, allow you to take screenshots, but you have to remember it on your own obviously. ठीक है, आई डोंट मतलब आई कांट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड ना कि यू वांट लर्न इट लाइक दैट 121085554 एंड वॉट एवर इट इज, सो दिस यू हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ। सो अगर हम पैरामीटर्स की बात, मैंने अपने नोट्स इस तरह से बनाया कि सीरियल वाइज नंबर वाइज मैंने बताया कि ये पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर की बात हो सकती है, परसेंटेज की बात हो सकती है, या फिर स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है वो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन ये है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, बट अगर हम रिसेंटली देखें तो इट इज़ 1.38, ठीक है, बिलियन। सो अगर आपने करंट देखना है वो आप गूगल कर सकते हो, बट ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द authentic website. You need to check the authentic website. Don't just trust on Wikipedia. Clear? So just Google the trusted websites, and from there you can pen down all the important points regarding the recent updates. Okay? So the total population of India in according to 2011 census was is 1,210,854,977, and for males it is this. So it is 62,03,270,258. ओके, और अगर फीमेल्स का नंबर देखा जाए तो इट इज़ अराउंड दिस। ओके, सो ये अब आपको खुद ही याद रखना है, इसमें मैं कोई कुछ और नहीं बता सकती हूँ। अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि पॉपुलेशन कितनी फैली हुई है, तो टोटल जो है इतने 382 पर्सन्स पर स्क्वायर। अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स जो हैं वो फैले हुए हैं, डेंस है, इतने एरिया में इतने 382 पर्सन्स जो हैं वो फैले हुए हैं। ठीक है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, दैट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो टोटल अगेन इट इज़ 943, बट अगर हम रूरल सेक्स रेशो की बात करें तो 949, एंड अर्बन सेक्स रेशो की बात करें तो इट इज़ 929. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट दिस सेक्स रेशो इज. आई विल डिक्टेट दिस इन द vital statistics portion, but here for this you need to just take into consideration that कि सेक्स रेशो में हम क्या करते हैं कि रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स पर्सन, ठीक है, कि कितने जो है वो सेक्स जो है वो रेशो बढ़ रही है। ठीक है, तो वो आपको टोटल यहाँ पे चेक करना है। सो इट इज़ 943। अगर रूरल वाइज देखा जाए तो इट इज़ 949 इन नंबर, बट अगर अर्बन वाइज देखा जाए तो इट इज़ 929. ओके, सो द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स पर्सन्स, ओके, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. नाउ द नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. लिटरेसी का मतलब क्या है, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं. ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इट इज़ 73% कि हमारी पूरी होल इंडियन इकॉनमी में एट द टाइम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 73% ऑफ द पीपल आर लिटरेट. So literacy rate is 73%, and males are more literate than that of females according to 2011 census. ठीक है, males literacy rate is 80.9% and females literacy rate is 64.6%. ठीक है, ओके. अब नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हाईली पॉपुलस स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है. अगर स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट की ही बात करनी है. अगर आपको यूनियन टेरिटरी पूछा जा रहा है तो आपको यूनियन टेरिटरी की ही बात करनी है. ठीक है, तो स्टेट कौन सी है, यूपी. आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूपी की ही है. बट अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, आपको पता है दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी. सो अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए कि
हाईली पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, सो यू विल गो विद दिल्ली। क्लियर। अगर लो पॉपुलेशन जो भी है, हाई और लो में दोनों में चलूंगी, और स्टेट की भी बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी की भी बात करेंगे, ठीक है, कि हाईली पॉपुलस स्टेट कौन सी है, हाईली पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लो पॉपुलस स्टेट कौन सी है, लो पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी। इस तरह से हम इस यूनिट को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो डोंट फील लो, just take a long breath, just be calm, relax, and just have trust on yourself, have faith on yourself, believe yourself, and just go ahead with this quality lectures. Okay, and don't forget to like and comment on my videos and share it, of course. हाँ, ओके। लो पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है? सिक्किम। अगर हम आपको क्वेश्चन आए कि लो पॉपुलर स्टेट कौन सी है, सो इट इज सिक्किम। बट अगर यूनियन टेरिटरी की बात पूछा जाए तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो मैंने ये जो बीच में ऑब्लिक डाला है ना, तो इससे मतलब है कि फर्स्ट गोज फर्स्ट। अगर मैं स्टेट की बात कर रही हूँ तो सिक्किम, अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रही हूँ तो इट इज़ लक्षद्वीप। क्लियर। अगर हम हाई लिटरेसी स्टेट की, तो ये तो सबको पता होगा, व्हाट विल बी द आंसर? केरला, ऑब्वियसली। सो हाई लिटरेसी स्टेट इज केरला। लो लिटरेसी, सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पे हैं? बिहार में, और मैंने परसेंटेज भी साथ में मेंशन किया है। अगर सेम वे अब मैं हाई लिटरेसी यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो इट इज़ लक्षद्वीप, और अगर लो लिटरेसी यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो इट इज़ दादर एंड नगर हवेली, 77.65%। क्लियर। हाई लिटरेसी स्टेट कौन सी होगी? केरला। लो लिटरेसी स्टेट, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो स्टेट में है वो कौन सी है? बिहार। बट अगर ऑन द अदर वे हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लक्षद्वीप में हैं, और सबसे कम जो है यूनियन जो लिटरेसी रेट है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली। क्लियर। ओके, अगर हम एरिया वाइज बात करें, ये थी देखो लिटरेसी वाइज और पॉपुलेशन वाइज। अब हम एरिया की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी स्टेट का है, सबसे कम एरिया कौन सी स्टेट का है, सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, सबसे कम एरिया कौन सी यूनियन टेरिटरी में है। ओके, तो अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? ठीक है, एरिया वाइज तो सबसे बड़ी कौन सी है? राजस्थान। ठीक है, और उसका स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली एरिया मेंशन किया गया है। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? एंड इट इज़ गोवा। क्लियर। अब मुझे बात करनी है सेम वे यूनियन टेरिटरी की, जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में किसका नाम आएगा? इट इज़ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर किलोमीटर के साथ एरिया भी डिफाइन किया है। और अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो देन इट इज़ लक्षद्वीप। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि यार स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। हाईएस्ट कौन सी है, सॉरी लार्जेस्ट कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी टेरिटरी। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टेट, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सी थी यार एरिया वाइज? मैम ने बताया था यार, इट इज़ राजस्थान। राजस्थान मैप में ही मुझे मैप एकदम से मेरे आगे विजुअलाइज मुझे करना चाहिए, एकदम से विजुअलाइजेशन उसकी आ जानी चाहिए मेरे माइंड में कि यार एरिया तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का दिख रहा है, दैट मीन लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है वो राजस्थान। यार सबसे छोटी साइड पे कहीं दिखता है कि गुजरात के नीचे कहीं पे गोवा दिख रहा है कि उसका एरिया सबसे कम है, तो दैट मीन्स गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया। बट अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही तो यार लार्जेस्ट स्टेट कौन सी थी? अंडमान एंड निकोबार। बहुत ज़्यादा दिखता है यहाँ से कि बहुत बड़ी है वो यूनियन टेरिटरी। स्मॉलेस्ट कौन सी दिखती है यार? लक्षद्वीप। वो तो बिल्कुल मुझे साइड पे छोटी सी दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको अपने आंसर्स को विजुअलाइज करके आप इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, और जब भी क्वेश्चंस करते हो, मैंने आप बार बार अपने एमसीक्यू सीरीज में भी बताया कि एमसीक्यूज के जब भी आप आंसर्स मार्क करने लगते हो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो और उसके आंसर्स को अपने माइंड में देखो विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस को बाद में देखना है। ठीक है, पहले आप खुद ही अपने लेवल पे उसके आंसर्स फ्रेम करो और उसके बाद देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स दी सेक्स रेशो। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो अगेन सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशो की बात की जाए तो हाईएस्ट स्टेट कौन सी है? केरला। ठीक है, एंड दिस इज द नंबर 1084। और अगर लोएस्ट स्टेट देखी जाए कि सेक्स रेशो की कौन सी है अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशो, तो हरियाणा। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी देखी जाए तो इट इज़ पुडुचेरी, एंड लोएस्ट यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो इट इज़ दमन एंड दीव।
I hope it is clear to all of you that what is the main difference between sex ratio according to sex ratio, which is the highest state and the lowest state, according to area wise, which is the largest and the lowest state, and according to population and literacy rate. Now, which day is called to be as the national census day? It is 9th of Feb. 9th ऑफ फेब को हम नेशनल सेंसस डे बोलते हैं, ठीक है. और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इट इज़ ऑन 11th ऑफ जुलाई. 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है. और आपका जो नेशनल सेंसस डे है दैट इज़ ऑन 9th ऑफ फेब, ठीक है. बट जो ऐसे आपका सेंसस डे है इट इज़ ऑन 1st ऑफ अप्रैल. लेकिन हमारा अपना इंडियन जो नेशनल सेंसस है वो 9th ऑफ फेब को मनाया जाता है, ठीक है. बट अगर जनरल में सेंसस डे पूछा जाए तो इट इज़ ऑन 1st ऑफ अप्रैल. बट नेशनल सेंसस डे, अगर सेंसस के साथ नेशनल सेंसस डे मतलब जुड़ा होगा तो इट इज़ ऑन 9th ऑफ फेब. क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर सेंसस ऑफ इंडिया. And now we are left only with the features and functions. This is not so much important from the examination point of view, but you just need to note down the points of this features and functions. I will explain them in a short note only. Okay, just आप ध्यान दीजिए यहाँ पे. जब हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ द सेंसस, तो इसमें स्पॉन्सरशिप, जो मेरा फर्स्ट फीचर है दैट इज स्पॉन्सरशिप. ओके, अब स्पॉन्सरशिप में क्या है कि ये जो सेंसस है इसको स्पॉन्सर कौन करता है? आपको मैंने बोला था कि ये जो स्पॉन्सरशिप है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है. और हम जैसे अगर मैं अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ तो एज ए स्कॉलर आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दिस वेरी पर्टिकुलर मैथड इन माई स्टडी एज दिस इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव. तो ये मैथड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जिसकी वजह से इस मैथड को मैं अपनी स्टडी में यूज़ नहीं कर सकती. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस मैथड को स्पॉन्सर करेगा कौन? ठीक है ना. तो इस मैथड को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो आप, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट यही या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है यही इसको स्पॉन्सर करती हैं. क्योंकि जो नॉर्मल हम जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या हम इंस्टीट्यूशंस वाले जितने भी हैं, हम इस मेथड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. क्योंकि अगर मुझे कोई रिसर्च करनी है, मुझे देखना है कि इस एरिया में कितने हैं, मुझे कोई डिफरेंट स्टेट से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं डिफरेंट पर्सनस को हायर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनको फीस देनी पड़ेगी. दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फ्री फॉर मी ना. तो आई हैव टू पे इन रिटर्न टू देम. ठीक है, अगर मैं उनसे कोई सर्विसेज ले रही हूँ, इफ़ आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम देन आई नीड टू पे टू देम some kind of remuneration charges or some kind of fees, ठीक है, salary to them. So this is not in my hands, I cannot afford it. So central government, state governments or local governments, you can say, they have to sponsor this type of scheme, yeah, method. They use this method actually. Okay, now in this census method, what is a special kind of feature is कि every टेरिटरी इज डिफाइंड. मैंने आपको बताया ना, हम कंप्लीट इन्यूमरेशन करते हैं, जितने भी पॉपुलेशन है हम सबका एग्जामिनेशन करते हैं. मैं एक एक इंडिविजुअल को जो है ना वो एग्जामिन करती हूँ. तो इसमें डिफाइंड की जाती है कि भाई गुजरात की ये पॉपुलेशन है, ये यूनियन टेरिटरी की इतनी जो है पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पीछे कितने पेन डाउन किए हैं, पॉइंट्स करवाए हैं ना. तो आपको हर एक टेरिटरी का डिफाइंड रहता है कि भाई इस टेरिटरी में इतनी पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है, इतनी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, ये इसका एरिया है, इतना इसका एरिया जो है अर्बन में है, इतना एरिया इसका रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है, इतने एरिया में जो है इतने मेल पॉपुलेशन है, इतनी फीमेल पॉपुलेशन है, तो सेक्स रेशियो क्या है इस पूरी टेरिटरी की. तो ये सारे जो है टेरिटरीज इसमें डिफाइंड रहती है क्लियरली. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो द मेन फीचर ऑफ द सेंसस. और इसकी क्या खासियत है? फीचर्स में आपको इसके स्पेशल खासियत बतानी कि इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. तो सेंसस को स्पॉन्सर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें टेरिटरीज डिफाइंड रहती है. ये यूनिवर्सल रहता है क्योंकि इसको पता है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल को हम काउंट कर रहे हैं, कोई भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम सबको ही लेके चलते हैं एज ए होल. तो इसलिए ये जो है सेंसस जो है वो
यूनिवर्सल मेथड कहलाया जाता है, ठीक है। इसमें पीरियोडिसिटी भी डिफाइंड रहती है। पीरियोडिसिटी से मेरा मतलब है कि पीरियड्स का डिफाइंड रहता है कि किस पीरियड के अंदर अंदर ही ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि हमारा सेंसस डेटा जो है एवरी 10 ईयर्स होता है ना। तो और जो भी सेंसस डेटा होगा, मुझे पता है कि ये जो सेंसस डेटा की मैं बात कर रही हूँ, ये पुराने 10 सालों का डेटा के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन की गई है, ठीक है। तो इसमें पीरियड्स का भी डेफिनेट डिफाइन किया जाता है, और हमारे इंडिया में 10 ईयर्स के बाद ही सेंसस डेटा जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें हम सभी इंडिविजुअल यूनिट्स को लेके ही चलते हैं और सभी इंडिविजुअल यूनिट्स को हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन और पब्लिकेशन की जाती है। सेंसस का ये भी है कि हम एज ए रिसर्च स्कॉलर्स हम इसको अपनी स्टडीज़ में कंपाइल भी करते हैं, और ये हमारी पब्लिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। जैसे मुझे कोई डेटा चाहिए, इजीली मैं सेंसस डेटा से चेक कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, और उसे मैं अपनी स्टडीज़ में कंपाइल भी कर सकती हूँ और फर्दर पब्लिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर सकती हूँ। तो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उनको ये पता होगा। क्लियर। इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी में भी ये यूज़ होता है। इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी से मेरा मतलब है कि अगर जैसे मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ में, तो ये इंटरनेशनली भी, अगर सपोज करो कि मैं अपना डेटा, मेरा सेंसस डेटा जो भी है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और अब लाइकवाइज अगर अदर कंट्रीज भी सेम पीरियड ऑफ टाइम में ही वो सेंसस डेटा कंडक्ट कर रही है, ठीक है, सेम पीरियड ऑफ टाइम में, तो मैं इंटरनेशनली भी अपने डेटा को कंपेयर कर सकती हूँ। फिर मैं अपनी कंट्री को उस कंट्री से चेक कर सकती हूँ, ठीक है, एग्जामिन कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। समझ आ रहा है। तो इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी से मेरा मतलब है कि लाइकवाइज जैसे मैंने अपनी कंट्री का 2001 से 2011 तक कंडक्ट करके मैंने एग्जामिनेशन की, और अगर सेम वे किसी और कंट्री में ने भी 2001 से ही 2011 तक कंडक्ट किया है, तो फिर मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो मैं चेक कर सकती हूँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग आवर डेटा विद देयर्स। Okay, so this is all about the features of census. Now the last one is functions of census. अब देखो, अगर हम functions की बात कर रहे हैं, तो ये जो census है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूटिलिटी मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूटिलिटी इसकी मुझे सेटिस्फेक्शन जो है इसके, मैं इसको अप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में भी कर सकती हूँ। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी वो पॉलिसीज़ इन फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसमें ये सेंसस डेटा यूज़ होता है। उनको पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितने हैं, अगर सपोज करो उनको कोई स्कीम्स लॉन्च करनी है, उसमें कोई मिनिस्ट्री चाहिए, तो मेंबर्स कितने हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, उनके रिगार्डिंग जितना भी उनको अगर सीट सपोज करो किसी को देनी है, तो उनको पता होगा ना कि इस एरिया में इतने मेंबर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उनके पास डेटा होगा, सेंसस डेटा, तो ईजिली दे कैन यूज़ दैम इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च पर्पसेस में भी डेफिनेटली यूज़ होता है सेंसस डेटा। मुझे कोई किसी एरिया की कोई भी डिटेल स्टडी करनी है, मुझे माता वैष्णो, मुझे कटरा की स्टडी करनी है कि इस टाइम पीरियड में कितने लोग वहाँ पे आते हैं, कितने लोग जो है मेरी सिटी में फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टू मार्च कितने आइसक्रीम कंज्यूमर्स हैं, कितने हीटर कंज्यूमर्स हैं। तो मैं इजीली जो है, मुझे पता है कि यार ये सेंसस डेटा में जो है लिटरेसी रेट गिवन है, वहाँ पे पता है कि कौन सी पॉपुलेशन पॉपुलर स्टेट है, कौन सी जो है वो लेस पॉपुलर स्टेट। तो इजीली मुझे वो डेटा अकॉर्डिंग टू माई स्टडी में ले सकती हूँ अगर मेरे पास सेंसस डेटा अवेलेबल है, ठीक है। इंडस्ट्री और बिजनेस में भी सेंसस डेटा बहुत यूज़ होता है। मुझे इससे अगर मेरे पास सेंसस डेटा है, क्योंकि उसमें कंप्लीट मुझे पता होगा कितने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स है, इस एरिया में कितनी फैमिलीज रह रही है, एम्प्लॉयड कितनी है, अनएम्प्लॉयड कितनी है, इस एरिया में बच्चे कितने हैं। देखा आपने, ज़्यादातर कच्ची छोनी एरिया में जो भी यहाँ से जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कच्ची छोनी एरिया में सबसे ज़्यादा ट्यूशन सेंटर्स हैं, ठीक है। आजकल थोड़ा बाकी एरियाज़ में भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट अगर आप देखो सबसे पुराना जो हब है वो कच्ची छोनी एरिया में ही है, ठीक है। तो वो क्यों, उनको पता था सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी एरिया में आते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कोचिंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब इनको पता कैसे चलता है, ये रिसर्च, यही सेंसस डेटा की हेल्प से पता चलता है कि भाई इस एरिया में ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमें वैसे किड्स रिलेटेड शॉप्स हम यहाँ पे खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को
स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करेंगे और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस एरियाज़ में लेडीज़ ज़्यादा है, तो हम लेडीज़ रिलेटेड जो है ना शॉप्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, सो दैट कि मेकअप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि लेडीज़ आर फॉन्ड ऑफ फैशन आइटम्स एंड ऑल दैट, ज्वेलरी, सूट्स, सैंडल्स, वॉट एवर इट इज। सो आई डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन दैट वेरी पर्टिकुलर फील्ड. So I want to just convey you the meaning of utility in industry and business, how it goes like this. सो अगर आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है लोग खाने का कि, तो मैं बिजनेस रिलेटेड मीन्स मैं वैसी शॉप्स खोल सकती हूँ खाने पीने वाले। जैसे आजकल देख रहे हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ही ओपन हो रहे हैं हर एरिया में। आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक अ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स आर ओपनिंग इन एवरीवेयर, ठीक है। सो इन दिस वे सेंसस डेटा इज हेल्पिंग अस। एंड लास्ट, इट इज़ डेफिनेटली यूज फॉर सैम्पल सर्वेज ऑल्सो। मुझे कोई सैम्पल स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली सेंसस से ही मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, है ना। सेंसस से ही हम एक सैम्पल उठाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सैम्पल सर्वेज करने के लिए भी मुझे सेंसस डेटा जो है वो हेल्प करता है। सो आई थिंक आई हैव completed this, and I really hope you all have understood what I'm trying to convey to you. So this is all about this unit, and this unit is completed wholly on from my point of view. Now it's up to you. If you want to learn anything else or anything more, you can google it, or you can use your books also. So it is totally up to you. I cannot say ki it is enough to you and don't study anymore. So it is up to you totally. Okay, so this is all about today's lecture. All the very best to all of you for your exam. So thank you very much.